हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द वाइल्ड लाइफ गार्ड फ्रॉम द सेक्शन जो हमारे सिलेबस में एक सेक्शन है, दैट इज द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियर अबाउट 20 मार्क्स का ये सेक्शन है, ठीक है। और इसमें जितने भी सब पार्ट्स है, ठीक है, चाहे वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम उनको देखते हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं और एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दीज क्वेश्चन विद यू। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, हमें देखना है बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी देखना है, एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये भी देखना है, इम्पैक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। दैट मीन्स ये जो 20 मार्क्स का ये सेक्शन है, इसके भी जितने भी नियर अबाउट 50 बेस्ट एमसीक्यूज है वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग से एंड तक देखेंगे। और इसके अलावा जितने भी इनके दोस्त वाइल्ड लाइफ गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर करो, ठीक है। और ये सिंपल सी बात है, शेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मोटिवेशन इससे मिलती है। और इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है, पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट फर्स्ट में हम अबाउट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पार्ट सेकंड में हम और 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। डैट मीन्स ये वाला सेक्शन है, तो उन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्या है, विच फॉरेस्ट टाइप रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में आपने पढ़ा होगा, जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या है, फॉरेस्ट्स है। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है, उन फॉरेस्ट्स में वो कौन सा फॉरेस्ट है जहां पे सबसे ज्यादा क्या रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, एंड दैट इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें सबसे ज्यादा क्या हमें क्या रेनफॉल देखने को मिलता है इनमें से। एंड इसका जो एवरेज रेनफॉल होता है, एवरेज रेनफॉल जो ये रिसीव करता है अबाउट 200 सेंटीमीटर, मोर देन 200 सेंटीमीटर। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, कौन कौन से एरियाज में इंडिया में ये हमें देखने को मिलते हैं, बताओ। वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया का पार्ट है वहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा कि ये जो 3 रीजन्स है, ये इंडिया में क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें क्या सबसे ज़्यादा स्पीशीज देखने को मिलते हैं, स्पीशीज रिचनेस वाले ये रीजन है। डैट मीन्स ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला जो ये रीजन है, तो यहाँ पे हमें क्या सबसे ज़्यादा स्पीशीज भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो एनिमल्स का हो या प्लांट्स, ठीक है ना। ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उनमें से कौन कौन से स्पीशीज हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से प्लांट स्पीशीज हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि एसएसबी इसे क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो फर्स्ट पे आएगा डेट इज द रोजवुड, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मेहगनी, ठीक है। देन इज इबोनी, ठीक है, टीक भी है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है किन के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स के। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच फॉरेस्ट टाइप इज मेनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इनमें से कौन सा एक फॉरेस्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो अभी हमने इसके बारे में बात की है, डेट इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन इन द एरावली हिल्स इज। एरावली हिल्स जो कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, राजस्थान में, ठीक है। और इसकी जो हाइट है, हाइस्ट पीक है सॉरी, दैट इज द गुरु शेखर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी एलिवेशन कितनी है, 1722 मीटर्स, और ये लोकेटेड है राजस्थान स्टेट में, ठीक है। और ये जो एरावालीज है, वहाँ पे हमें किस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, किस टाइप के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, डेट इज द थॉर्न फॉरेस्ट। कौन फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट। और इन फॉरेस्ट की जो एक बेस्ट एग्जांपल है, डेट इज दैट कैक्टस प्लांट, ठीक है। और एक कैक्टस प्लांट उन्हीं प्लेसेस पे क्या सर्वाइव करता है जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेस रेनफॉल होता है, जहाँ पे डेजर्ट वाली कंडीशंस होती है, डेजर्ट कंडीशंस, ठीक है। तो डेट इज द थॉर्न फॉरेस्ट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्रीज दैट शेड लीव्स सीजनली इज कॉल्ड। वो कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट है जिसमें वो प्लांट्स होते हैं जो अपने पत्तों को क्या छोड़ देते हैं, शेड देते हैं, छोड़ देते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर नोन एज डेसिडुअस फॉरेस्ट। और ये जो फॉरेस्ट है, इनकी जो खसूसियत है, इनके जो अंदर हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं, उनके लीव्स
या लीव्स क्या ब्राड होते हैं, बड़े बड़े लीव्स होते हैं इनके, ठीक है। और ये शेड कर देते हैं अपने लीव्स को ड्यूरिंग ऑटम सीजन, ऑटम सीजन में ये शेड कर देते हैं अपने लीव्स को। और अगर हम बात करेंगे ट्री स्पीशीज की, कौन कौन से प्लांट्स हमें वहां पे देखने को मिलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट इज द ओक, ओक है, ठीक है। देन बीचेस, इनको याद रख लेना, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एंड मैपल, बासवुड, बासवुड, ये कुछ एग्जांपल्स है, इनको आप याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट ट्री स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा एक डोमिनेंट ट्री है जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अभी हमने बात की है टीक भी इसमें आता है, लेकिन ये एक डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट इज इबोनी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है ज़रूरी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अपकमिंग वाइल्ड लाइफ एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द मेन फॉरेस्ट टाइप फाउंड इन लद्दाख इज। लद्दाख में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हमें किस टाइप का देखने को मिलता है, एप्लिन या एल्पाइन, कॉनिफेरस, टेम्परेट या ट्रॉपिकल थॉर्न। तो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एल्पाइन फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट जो है ये सिर्फ किन प्लेसेस पे एग्जिस्ट करते हैं, डेट्स में जिनकी एलिवेशन बहुत हाई होती है, हाई एलिवेशन पे, ठीक है। तो आंसर क्या है, एल्पाइन फॉरेस्ट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। द शिवालिक हिल्स मेनली है, शिवालिक हिल्स जो है वहां पे हमें किस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, दैट इज द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। और ये जो शिवालिक हिल्स है इनको हम कहते हैं जम्मू में जम्मू हिल्स भी, जम्मू हिल्स भी, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ हिमालयाज, और इनको कहा जाता है आउटर हिमालयाज, ठीक है। और इन आउटर हिमालयाज की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हरियाणा में। उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, हरियाणा में वो लोकेटेड है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इन विच एरिया आर मैंग्रोव फॉरेस्ट कॉमनली फाउंड इन इंडिया। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, डेट इज द सुंदरबंस डेल्टा, सुंदरबंस डेल्टा, ठीक है, जो वर्ल्ड का क्या सबसे ज्यादा मैंग्रोव यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जब हमें किसी प्लेस में क्या डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, डिफरेंट स्पीशीज हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, डेट इज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पीशीज, जीन्स एंड इकोसिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द। दुनिया की जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो हमें देखने को मिलती है नियर द इक्वेटर। इक्वेटर पे जितने भी कंट्रीज लोकेटेड है या जितने भी एरिया इसके आसपास है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा क्या बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू, अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, एंड दैट इज द डाइवर्सिटी विद इन ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में कितनी डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट स्पीशीज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज बीटा डाइवर्सिटी मीन्स। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, ये डाइवर्सिटी बिटवीन क्या है टू एंड मोर इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। विच एनिमल किंगडम हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब्ड। ये जो हमारे पास कुछ किंगडम्स है, ठीक है, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, फंगाई किंगडम है एंड प्रोटोजोआ किंगडम है। इनमें से सबसे ज़्यादा स्पीशीज कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, किस किंगडम में देखने को मिलते हैं, डेट इज द फंगाई में हमें सबसे ज़्यादा किंगडम्स देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीशीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मेन काज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुडे। हमारी जो ये बायोडाइवर्सिटी है ये डे टू डे क्या डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या डिक्लाइन हो रही है, लेकिन इसके बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। नाउ वी हैव टू से इनमें से मेन रीजन क्या है। क्लाइमेट चेंज ये एक रीजन है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो है ये भी एक क्या फैक्टर है, थ्रेट किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जो हमने क्या डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन स्पीशीज का हैबिटेट खत्म किया है, ये भी एक क्या है थ्रेट है, मेजर थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन, इंक्रीज पॉपुलेशन हुई, ये भी एक मेजर थ्रेट है, एंड नेचुरल डिजास्टर्स ये भी एक थ्रेट है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, डेट इज द हैबिटेट लॉस, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आ जाओ। द प्राइमरी फैक्टर यूज्ड टू क्लासिफाई नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स ऑफ इंडिया इज। वो कौन सा एक प्राइमरी फैक्टर है, बेसिक फैक्टर है
जिसके बेस पे हमने जो हमारे फॉरेस्ट्स है उनको डिवाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। सपोज हमने यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। हमारे पास वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, हिमालयाज है, इनमें फॉरेस्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट्स इनमें से हमने देखने को मिलते हैं और वो फॉरेस्ट्स हमने डिवाइड किए हैं डिफरेंट डिफरेंट किनमें पोर्शन में या पार्ट्स में क्लासीफाई किए हैं उन फॉरेस्ट्स को। लेकिन किसके बेस पे? दैट इज द रेनफॉल एंड द टेम्परेचर। रेनफॉल की लेवल क्या है और टेम्परेचर की लेवल क्या है, इन दो चीज़ों को क्या रखा गया है किस चीज़ को डिवाइड करने के लिए, किस चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए। दैट इज द ये जो हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है। ये रीजन्स इनको इसी के बेस पे हमने क्लासीफाई किया है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट्स आर फाउंड मेनली इन। ये जो लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट्स है ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? तो ये हमें देखने को मिलते हैं रिवर डेल्टाज एंड कोस्टल ट्रैक्ट्स पे, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में का फीचर हमें बताना है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे, ये पहले ग्रो करते हैं उस प्लेस पे जहाँ पे क्या होगा, लेस रेनफॉल होगा, लेस रेनफॉल होगा और अच्छा खासा टेम्परेचर भी होगा, वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, तो ये जो फीचर है इसका, वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा तो कम रेनफॉल देखने को मिलेगा एंड जीरोफिटिक प्लांट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स ये वो प्लांट्स हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा कम मॉइस्चर होगा, सबसे ज़्यादा कम लीस्ट मॉइस्चर होगा, ठीक है। तो इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज अ कैक्टस, कैक्टस प्लांट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इंडिया कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट टू ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिस्पाइट हैविंग अबाउट 2.4 ऑफ वर्ल्ड एरिया। देखो क्वेश्चन क्या है, ये वर्ल्ड है, ठीक है। इसका जो 100% एरिया में इंडिया सिर्फ शेयर कर रहा है 2.4% एरिया इंडिया कवर कर रहा है, ठीक है। नाउ ये 2.4 एरिया इंडिया कवर कर रहा है, लेकिन जो ग्लोबल स्पीशीज है, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है, तो इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है वहां पे, डाइवर्सिटी पे कितना कंट्रीब्यूशन है? दैट इज द 8%। दैट मीन्स इंडिया कंट्रीब्यूट्स 8% टू द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। तो आंसर होगा 8%, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज एंडिज्म रेफर्स टू स्पीशीज दैट आर एंडिज्म। ये कौन से स्पीशीज होते हैं? ये वो स्पीशीज होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट इज द IUCN रेड लिस्ट कैटेगराइजेस स्पीशीज बेस्ड ऑन। IUCN जो एक लिस्ट निकालता है, रेड डेटा बुक जिसको हम कहते हैं, और उसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, कौन से स्पीशीज जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं। और ये लिस्ट किसके बेस पे बनाया जाता है? दैट इज द एक्सटिंक्शन रिस्क। कितने क्या स्पीशीज यहाँ पे क्या एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, तो इसी के बेस पे ये लिस्ट बनाया जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच इंडेक्स इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर स्पीशीज डाइवर्सिटी टेकिंग इनटू अकाउंट अबंडेंस एंड इवननेस। कौन सा एक क्या इंडेक्स यूज किया जाता है किस चीज को मेजर करने के लिए? स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए इनकी अबंडेंस अवेलेबिलिटी कितनी है, कितने कम हुए हैं, क्या इंक्रीज इनकी पॉपुलेशन हुई है या डिक्रीज हुई है, कितने % हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमें एक इंडेक्स से पता चलता है एंड दैट इंडेक्स इज नोन एज शेनॉन इंडेक्स। इसको हम कहते हैं शेनॉन इंडेक्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द IUCN कैटेगरी दैट इंडिकेट्स हाईएस्ट रिस्क बिफोर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड इज। देखो IUCN का वो कौन सा लिस्ट है, वो कौन सी कैटेगरी है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये एनिमल अब क्या एक्सटिंक्ट होने वाला है? तो दैट इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बहुत ही नियर टू एक्सटिंक्ट होगा, नियर टू एक्सटिंक्ट होगा, ठीक है, जो बहुत जल्दी अब खत्म होने वाला है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड इज लिस्टेड एज। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड ये क्या है, ये कौन सी एक एनिमल है, किस कैटेगरी की ये एनिमल है, किस कैटेगरी की ये स्पीशीज है? दैट इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये भी अब बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज द ओनली नोन वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द एशियाटिक लाइन इन इंडिया इज फाउंड इन। वर्ल्ड में एशियाटिक लाइन इंडिया में सिर्फ देखने को मिलते हैं, और इंडिया में वो कौन सा जगह है जहाँ पे हमें ये देखने को मिलते हैं? दैट इज द गिर फॉरेस्ट।
जो कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में। बेसिकली अब वहाँ पे क्या एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है, उसको हम कहते हैं गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। फॉरेस्ट नेशनल पार्क, तो वहाँ पे इनको क्या अब रखा गया है, किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज एन एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन फॉर टिम्बर एंड ऑयल। इनमें से कौन सा एक एंडेंजर्ड प्लांट है, प्लांट स्पीशी है, जो खत्म हुआ है, क्यों? उसकी ओवर एक्सप्लॉइटेशन हमने की है, टिम्बर के लिए इसको यूज किया है एंड ऑयल के लिए इसको यूज किया है, दैट इज द सैंडलवुड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द जॉर्डानस कोरसर, ठीक है, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस करो, ठीक है। कोरसर इज ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड फाउंड इन, ये एक बर्ड है, जॉर्डानस कोरसर, ये एक बर्ड है, लेकिन एंडेंजर्ड बर्ड है, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा डाइट्रेसिडस स्क्रब में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन, प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 1973 में। और इस प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया था, बताओ? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था किस नेशनल पार्क से, डेट इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसको स्टार्ट किया गया था। एंड दिस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जिसको कब बनाया गया था, 1936 में, लेकिन उस टाइम उसको नाम रखा गया था क्या, हेलीज नेशनल पार्क, हेलीज नेशनल पार्क। तो आंसर क्या होगा, 1973। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, इन सितु कंजर्वेशन इंक्लूड, इन सितु कंजर्वेशन का मतलब क्या है? देखो, अगर हमको किसी स्पीशीज को क्या कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, हम उसको टू टाइप से करेंगे। किन टाइप से? एक तो इन सितु एंड नेक्स्ट इज एक्स सितु। ठीक है, ये जो इन सितु है, सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हांगुल की। सपोज ये हांगुल है, ये हमें किसी पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। हम उस फॉरेस्ट को क्या करेंगे, इसको हम प्रोटेक्टेड एरिया बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, दैट मीन्स इसको हमने शिफ्ट नहीं किया है, हमने इस एरिया को क्या प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है, या नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया है, तो इसको वहीं पे हमने बचाया। दिस कंजर्वेशन को हम कहते हैं इन सितु कंजर्वेशन। दैट मीन्स इन सितु कंजर्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम नेशनल पार्क बना रहे हैं उस प्लेस पे जहाँ पे हमें कोई यूनिक स्पीशी देखने को मिलेंगे, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है ये। नाउ नेक्स्ट इज एक्स सितु कंजर्वेशन। एक्स सितु का मतलब क्या है, हमने कहीं पे कोई स्पीशी देखा है, ठीक है, हमने उसको वहां से उठाकर किसी जू में रखा है या किसी बोटानिकल गार्डन में रखा है, तो दिस टाइप होगा क्या, एक्स सितु कंजर्वेशन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एक्स सितु कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या है, हमें कंजर्वेशन करना है एक स्पीशी का, लेकिन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उससे बाहर, हम उसको वहां से उठा सकते हैं नेचुरल हैबिटेट से, और फिर उसको जू में रख सकते हैं या किसी बोटेनिकल गार्डन में रख सकते हैं। इसमें सिर्फ क्या एनिमल स्पीशीज नहीं आएंगे, इसमें कौन से भी आएंगे, प्लांट स्पीशीज भी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, राइट, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पे आ जाओ। ए बायोस्फीयर रिजर्व एम्स टू, एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का क्या मकसद होता है? देखो, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का मकसद होता है, हमें प्रमोट करना होता है कंजर्वेशन के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसर्च। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ ये जो क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन इन 18 में से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और ये जो MAB इनिशिएटिव है इसको स्टार्ट किया गया था 1971 में। ठीक है, राइट, और इंडिया का फर्स्ट MAB कौन सा एक एरिया था, डेट वाज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको कब डिक्लेयर किया गया था, बताओ जल्दी, 1986 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द चिपको मूवमेंट इज फेमस फॉर, चिपको मूवमेंट जिसको हम कहते हैं क्या, हग द ट्रीज मूवमेंट, हग द ट्रीज मूवमेंट, जिसको स्टार्ट किया गया था 1973 में, कहाँ पे, उत्तराखंड में। किस चीज के लिए, टू प्रोटेक्ट
टू प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम कटिंग, ठीक है। तो एंड दिस वाज आल्सो द फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट दैट मीन्स कि इसमें बहुत सारे औरतों ने क्या हिस्सा ले लिया था। तो इसको हम क्या देंगे, क्या, ट्री हगिंग मूवमेंट टू प्रिवेंट फेलिंग ऑफ ट्रीज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ इसका लीडर कौन था, दैट वाज द सुंदरलाल बहुगाना जी, बहुगाना जी। और उसने एक स्लोगन दिया था, इकोलॉजी, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, परमानेंट इकोनॉमी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। लेकिन एक वुमेन थी, ठीक है, जो जिसने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस चिपको मूवमेंट ने, बताओ उसका नाम क्या था, गोरा देवी, गोरा देवी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ट्री हगिंग मूवमेंट टू प्रिवेंट फेलिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च टू कंजर्व। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इसको किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था टू प्रिवेंट, टू प्रोटेक्ट, टू कंजर्व एशियन एलिफेंट्स एंड इट्स हैबिटेट। और इस प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब स्टार्ट किया गया था, बताओ, 1992 में। और कहां से, झारखंड में, झारखंड में क्या है, सिंगबूम एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था, तो वहीं से इसको स्टार्ट किया गया था। तो आंसर क्या होगा, एशियन एलिफेंट्स को और उनका जो हैबिटेट है उसको प्रिजर्व करना है, उसको कंजर्व करना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द मेन एम ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 वाज टू। देखो 2006 में क्या फॉरेस्ट एक्ट लाया गया था, उसका मेन मकसद क्या था, इसका जो मेन मकसद था दैट वाज टू रिकॉग्नाइज राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज। फॉरेस्ट में जो क्या कम्युनिटीज रहते थे उनके जो राइट्स उसने रिकॉग्नाइज किए हैं, तो इसी चीज के लिए क्या इस फॉरेस्ट एक्ट को लाया गया था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिशेस विच इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बाई एनुअली। देखो क्या है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसको बनाया गया था 1971 में, डेट चेक कर लेना, ठीक है, कि मेरे माइंड में कंफ्यूजन है कि एग्जैक्ट डेट मैक्सिमम यही होगा, जिसको बनाया गया था इस टाइम पे। और ये एक क्या रिपोर्ट क्या प्रिपेयर कर रही है, जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो आंसर होगा ये, लेकिन वो पब्लिश कर रही है आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। सपोज उसने 2021 में रिपोर्ट दिया है, नाउ 2023 में फिर से वो अपना रिपोर्ट देगी। और इस रिपोर्ट में क्या होता है कि किस स्टेट में या यूटी में क्या फॉरेस्ट का इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीज हुए हैं, कितने परसेंट हुए हैं, किस सेकंड परसेंट पे, लार्जेस्ट हमें ये नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पे देखने को मिलती है और सबसे कम कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें उस रिपोर्ट में होते हैं, जो कौन प्रिपेयर कर रही है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज इको सेंसिटिव जोन्स अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज आर डेजिग्नेटेड टू। देखो यहाँ पे बात पहले सुनो, ये हमारा कोई नेशनल पार्क है, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया में दोनों आते हैं, ठीक है। इसके आसपास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है, लेकिन इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है। और ये जो इको सेंसिटिव वाला जोन होता है, इसमें क्या कुछ वर्क्स जो है वो क्या होती है, बैन होती है। सपोज अगर हम बात करेंगे, उसमें माइनिंग बैन होती है, एक तो माइनिंग बैन होती है। सेकंड पे क्या, इसमें कोई क्या फैक्ट्री हम नहीं लगा सकते हैं, जिससे क्या पोल्यूशन जनरेट होता है, ठीक है। क्यों, अब ये बनाया जाता है कि ये जो मेन प्रोटेक्टेड एरिया है, इस पे क्या जो थ्रेट है, जो इन चीज़ों का थ्रेट है, पोल्यूशन का थ्रेट है, वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेगुलेट एंड मैनेज ह्यूमन एक्टिविटीज टू रिड्यूस इम्पैक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही मकसद होता है इको सेंसिटिव जोन्स को डिक्लेयर करने के लिए। और ये जो इको सेंसिटिव जोन्स, ये कौन सी मिनिस्ट्री क्या डिक्लेयर कर रही है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एंड ये सभी जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री इनको क्या डिक्लेयर कर रही है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन प्राइमरली लीड्स टू विच इमीडिएट इफेक्ट। डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे इफेक्ट्स है। नाउ वी हैव टू से कि इमीडिएट इफेक्ट क्या है, इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन से इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी नहीं होती है। लॉस ऑफ हैबिटेट एंड स्पीशीज, ये हो जाता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट, ये भी गलत है। एंड रिड्यूस्ड सॉइल इरोजन, तो ये भी गलत है। डेट मीन्स लॉस ऑफ हैबिटेट एंड स्पीशीज, ये क्या है, इमीडिएट इफेक्ट है किस, डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीजेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज जब हम क्या फॉरेस्ट जब हम डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं,
जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उससे क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज है ये क्या सिंक करते हैं कार्बन को, और जब हम उनको काटते हैं फिर ये उस कार्बन को क्या रिलीज कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, उससे क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फॉरेस्ट को हमें डिफॉरेस्ट्रेट नहीं करना चाहिए, हमें उनको कट करना नहीं चाहिए। सपोज कि अगर किसी बंदे ने ट्रीज काटे हैं तो उनके बदले हमें नए प्लांट्स लगाना जरूरी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है इन फॉरेस्ट्स की। अच्छा, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में इनमें से कौन सा एक सोशल इम्पैक्ट भी है एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। तो फर्स्ट क्या है, इंप्रूव्ड लिवलाइहुड्स ऑफ ऑल द फॉरेस्ट कम्युनिटीज, ये गलत हो जाएगा। लॉस ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट लिवलीहुड्स एंड इंक्रीजिंग पॉवर्टी, ये स्टेटमेंट सही है। देखो, एक तो हमारे पास फॉरेस्ट का लॉस भी होगा और जो लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं उनका भी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उन पर भी क्या होगा, असर पड़ जाएगा, और इससे क्या होगा, इंक्रीज पॉवर्टी होगी। क्यों? क्योंकि इन फॉरेस्ट से बहुत सारे ऐसे हर्ब्स शर्ब्स निकल रहे हैं जो बहुत ही क्या है, जिनका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, लॉस ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट लिवलीहुड्स एंड इंक्रीज पॉवर्टी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ग्रीन हाउस गैस इंक्रीजेस डायरेक्टली व्हेन फॉरेस्ट आर बर्न। सपोज कि किसी जगह पे फॉरेस्ट को जलाया गया है या अचानक नेचुरली उसमें आग लग गई है, तो वहां से सबसे ज्यादा क्या, कौन सा ग्रीन हाउस हमें देखने को मिलेगा जो वहां से इमिट हो जाएगा, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। वहां से सबसे ज्यादा क्या वहां पे निकलेगा, एंड पार्टिकुलेट मैटर, तो कार्बन वहां पे स्टोर होता है प्लांट्स में, जब वो बर्न हो जाएंगे तो वहां से ये क्या निकल के एटमॉस्फेयर में क्या ऐड होगा, एंड दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस, दैट मीन्स दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच इंटरनेशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड्स फाइनेंस टू रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। इनमें से वो कौन सा क्या इंटरनेशनल मैकेनिज्म है या इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंस, किस चीज के लिए, हमें क्या रिड्यूस करना है एमिशंस फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन, जो हमें डिफॉरेस्टेशन से जो इमिशंस निकल रहे हैं उन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, वो कौन सा एक मैकेनिज्म है या वो कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सा एक इनिशिएटिव है, दैट इज द REDD, दैट इज रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। और ये एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था कब, 2008 में, एंड दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ UN की 3 एजेंसीज ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एंड द एजेंसीज आर UNEP, UNDP एंड FAO। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन चीज़ों को आप याद रखो। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब एंड देन यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आप किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि एक इंसान की नॉलेज होनी चाहिए। कभी भी आपको ये सेक्शन ऐड किया जाएगा आपके सिलेबस में, लेकिन राइट नाउ अगर आपका कोई भी फ्रेंड वाइल्ड लाइफ के लिए क्या प्रिपरेशन कर रहा है तो इस वीडियो को आप उसके साथ शेयर करो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।